नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 11 मार्च के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के क्विज के क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के लिए हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है कि आपके सिविल सेवा परीक्षा 2025 को ध्यान रखते हुए हमारे द्वारा एक फ्री वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि आप सभी इस वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। और ये जो वर्कशॉप है उसका विषय होगा यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए पाठ्यक्रम को समझना, यानी कि जो सिविल सेवा परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम को लेकर के इस पर डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो। तो ये जो वर्कशॉप है वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि इस वर्कशॉप का आयोजन 17 मार्च को सुबह 11 बजे किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इसमें भाग लेना चाहते हैं, आप लोगों को भाग लेना भी चाहिए, तो उनको क्या करना होगा, इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो वर्कशॉप है उसका लाइव प्रसारण जो है हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर एक्सक्लूसिवली होने वाला है। यानी कि इस वर्कशॉप को देखने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए आप सभी को बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप में रजिस्टर करना होगा और उसके थ्रू ही आप इस पूरे के पूरे वर्कशॉप को देख सकते हैं। तो जिनके पास भी ये ऐप नहीं है वो क्या करें, बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड करें और फिर इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है रजिस्ट्रेशन का, आप उसका भी उपयोग करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें भाग लेने के लिए आपके पास ये ऐप होना जरूरी है। तो आपको सभी को ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्कशॉप है वो 17 मार्च को सुबह 11 बजे लाइव प्रसारित किया जाएगा एक्सक्लूसिवली ऑन बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप। रजिस्ट्रेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसका उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, खुद को रजिस्टर। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस को। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, भारत के चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं। पहला कथन है कि भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल सही है। अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 324 और उसका दूसरा खंड, तो 324 में साफ साफ कहा गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उन सभी की नियुक्ति कौन करेंगे, तो हमारे देश के राष्ट्रपति। तो पहला कथन तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है, आप सभी जानते हैं। दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन है कि भारत के चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना त्याग पत्र सौंपकर इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर, पावर और स्टेटस में तीनों क्या है, सेम है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे या फिर सबऑर्डिनेट है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर, दोनों जो है अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को। तो यहां पर दूसरा कथन क्या हो जा रहा है, गलत। यानी कि अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी भी यहां पर एलिमिनेट हो गया, सी भी एलिमिनेट हो गया और क्या हो गया, डी भी। यानी कि आंसर तो निकल करके आ गया हमारा ए। लेकिन तीसरे कथन को भी हम लोग देख लेते हैं, क्या है, भारत के चुनाव आयोग में केवल 3 चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। देखिए अगर आप अनुच्छेद 324 के दूसरे खंड को देखेंगे तो क्या कहा गया है कि जो चुनाव आयोग है उसमें क्या होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और इसके अलावा इसमें जो है अन्य आयुक्त भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या फिक्स नहीं की गई है। क्या कहा गया है कि अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा जो समय समय पर भारत का राष्ट्रपति नियत करे। यानी कि अभी 3 है, हो सकता है कि इनकी संख्या बढ़ा करके, मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर मिला करके क्या हो गए 3। तो हो सकता है कभी वर्कलोड ज्यादा हो तो जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर है उनकी संख्या 2 से 3 की जा सकती है, 3 से 4 की जा सकती है। तो फिक्स नहीं किया गया है हमारे संविधान के तहत। तो यहां पर यह कहना कि जो चुनाव आयोग में केवल 3 चुनाव आयुक्त ही हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नंबर यहां पर नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति चाहे तो 3 से 2 कर सकते हैं, 3 से 4 भी कर सकते हैं। तो यहां पर यह कथन भी अपने आप में गलत है और इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला कथन क्या है, सही है। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है वो काफी चर्चा का विषय है। न्यूज क्या है, डिफरेंसेस विथ
चीफ इलेक्शन कमिश्नर मे हैव लीड टू गोयल क्विटिंग। तो एक इलेक्शन कमिश्नर ने अपना इस्तीफा दिया है राष्ट्रपति को, और इसके पीछे का न्यूज ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उनका डिफरेंसेस हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और उसके कारण उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा हो। खैर, तो इस न्यूज को भी आप लोग देखेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारत में प्रोजेक्ट चीता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है? इस परियोजना का लक्ष्य एशियाई चीता, जो भारत का मूल निवासी है, को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में फिर से लाना है। देखिए, परियोजना का लक्ष्य क्या है कि एशियाई चीता। अभी आपको ध्यान में रखना है कि जो चीते यहाँ पर लाए गए हैं, किसके द्वारा, जो चीतों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, वो जो चीते हैं वो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से आए हैं, और इन चीतों को हम लोग बोलते हैं अफ्रीकन चीता। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एशियाई चीता नहीं बल्कि कौन आया है, अफ्रीकन चीतों को यहाँ पर लाया गया है भारत में। कहाँ पर? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि इस वजह से ये कथन क्या हो जा रहा है आपका गलत। दूसरा कथन क्या है? एशियाई चीता को IUCN रेड लिस्ट द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आप देखोगे कि जो एशियाटिक चीता है, जो अभी ईरान में पाया जाता है, और अफ्रीकन चीता तो अफ्रीका के कुछ भागों में पाए जा रहे हैं। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो एशियाटिक चीता है उसको क्या किया गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि गंभीर रूप से लुप्तप्राय IUCN के द्वारा घोषित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है कि जो एशियाटिक चीता है और जो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता है, उनको जो है IUCN के द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, ऐसे तो IUCN का जो रेड लिस्ट है वो चीता को ओवरऑल वल्नरेबल स्पीसीज के रूप में क्या करता है, चिन्हित करता है। लेकिन अगर हम खास करके एशियाटिक चीता की बात करें जो ईरान में पाए जा रहे हैं, उनको जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में घोषित किया गया है। और यही कारण था कि ईरान से जो है चीतों को भारत लाना क्या हो गया था, मुश्किल। इसलिए हम कहां से लेकर के आए, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो कथन है वो पूरी तरीके से क्या है, सही है। आइए देख लेते हैं। तो दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो ए को हम लोग हटा देते हैं और डी को हम लोग हटा देते हैं। तीसरे कथन को देख लेते हैं। तीसरा कथन क्या है कि चीतों को राजस्थान में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनः लाया गया। अब ये राजस्थान में नहीं है, कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तीसरा तो ऐसे ही गलत है, हम ऐसे इसको छांट भी सकते थे। तो आंसर क्या निकल के आया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर बी। यहां पर दूसरा कथन क्या है, सही है। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है वो क्या आया है, चीता गिव्स बर्थ टू 5 कब्स एट कूनो, काउंट राइजेस टू 26। तो ये काफी अच्छी बात है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस न्यूज को आपको जरूर ध्यान से पढ़ लेना है। और जो प्रोजेक्ट चीता है उसको एक बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो प्री का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी आप देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट चीता वगैरह है उसकी जो मेन पॉइंट है उसको आप लोग जरूर रिवाइज करके एग्जाम में जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, भारत में गिग श्रमिकों, यानी कि यहां पर बात हो रही है गिग वर्कर्स की, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है, गिग श्रमिकों को आमतौर पर स्वास्थ्य बीमा और सवैतनिक अवकाश जैसे लाभों के साथ पूर्णकालिक नियोजित किया जाता है। देखिए, जो गिग वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स के बारे में क्या बताता है, मतलब कि जो काम है तो उनको काम मिला, काम नहीं तो वो क्या है, बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में जो पार्सल की सप्लाई करने के लिए आ रहे हैं, खाना पहुंचाने आ रहे हैं, वो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ गिग वर्कर्स। या फिर बहुत सारे वैसे लोग हैं जो फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं कि काम आया तो उन्होंने काम किया, काम नहीं है तो वो बैठे हुए हैं। जब वो काम नहीं करेंगे तो उनको सैलरी भी नहीं मिलेगी, वो काम का पैसा भी नहीं मिलेगा। तो आप देखोगे कि गिग वर्कर्स के साथ सबसे बड़ी जो चुनौती यही है कि उनको कोई सोशल सिक्योरिटी जो है नहीं मिलता। अगर आप एक नियमित इंप्लॉय हैं तो आपको क्या मिलता है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं, आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है। इस तरह की सुविधाएं जो है गिग वर्कर्स को नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी चुनौती है गिग वर्कर्स के साथ।
सवैतनिक अवकाश भी नहीं है, मतलब आप अवकाश लें लेकिन आपको उस दिन का पैसा मिले, इस तरह की कोई चीज जो है गिग वर्कर के साथ नहीं है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर पहला कथन क्या है, गलत। तो जब पहला कथन गलत है यानी कि यहाँ पर ए भी हटा और यहाँ पर सी भी क्या हो गया, आपके आंसर से तो हट गया। देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, गिग इकोनॉमी का उदय मुख्य रूप से फ्रीलांस प्लेटफॉर्मों की उपलब्धता से प्रेरित है जो श्रमिकों को ग्राहकों से जोड़ता है। बिल्कुल सही बात है। जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर मुझे आपकी जरूरत है, खाना पहुंचाना है, तो मैंने आपको बताया और आपने क्या किया, खाना पहुंचाया, उसके बदले में आपको जो भी कमीशन है वो मिल गया। तो आप देखोगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो हमारे स्विगी हैं, जोमेटो हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, तो वो क्या करते हैं, जब काम पड़ा, फ्रीलांस का मतलब क्या है कि आप किसी एक कंपनी से जुड़े हुए नहीं है, बल्कि आपके पास जो हुनर है उसका उपयोग करके आप क्या कर रहे हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं। तो आप 10 कंपनियों से काम ले सकते हैं, तो जिस कंपनी के पास है वो आपको क्या कर लेती हैं, कॉन्टेक्ट कर लेती हैं। तो यहाँ पर दूसरा कथन जो है यहाँ पर सही है। तो दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पर जो है आंसर तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग क्या, तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, गिग श्रमिक आमतौर पर पारंपरिक कर्मचारी की तुलना में उच्च नौकरी सुरक्षा और आय स्थिरता का आनंद लेते हैं। बिल्कुल गलत बात है। मैंने शुरू में ही कहा कि गिग वर्कर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर काम है तो पैसा मिलेगा, काम नहीं है तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो उच्च नौकरी सुरक्षा भी यहाँ पर नहीं है। हो सकता है कि कोई और व्यक्ति हो, उसको वो फ्रीलांस के रूप में वो पकड़ काम दे दे, है ना। तो कोई उच्च नौकरी सुरक्षा भी नहीं है, आय में स्थिरता भी नहीं है। आज अगर काम नहीं है तो आपकी कोई कमाई नहीं हुई, किसी किसी दिन ज्यादा काम है तो आपकी ज्यादा कमाई हो जाएगी। तो याद रखोगे कि यहाँ पे तीसरा कथन क्या है, गलत है। यानी कि आंसर तो निकल करके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो गिग वर्कर्स और गिग इकोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और नीति आयोग के द्वारा भी काफी सारा जो है इसको लेकर के रिपोर्ट पिछले दिनों आया है। एक बार जरूर इसको क्या कीजिएगा, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। क्या है न्यूज, क्या है इससे, गिग वर्कर्स सफर फ्रॉम लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो ये जो न्यूज है वो इसी बात पर ही है कि सोशल सिक्योरिटी का जो फायदा है वो गिग वर्कर्स को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत में पेयजल संकट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर आपको दिया गया है 3 कथन और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, सही है। देख लेते हैं। पहला कथन क्या है, खराब वर्षा जल संचयन तंत्र से शहरी क्षेत्रों में जल संकट बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो शहरी क्षेत्रों में वर्षा का पानी को आप संचय करने का जो आपका कैपेसिटी है वो अगर कम है, आप उसको सही तरीके से संचय तंत्र आपका काम नहीं कर रहा है, तो जल संकट आप देखोगे कि गर्मियों के दिनों में का सामना करना पड़ता है उस शहर को। तो शहर जो है अगर वो नदियों के पानी को या फिर वर्षा के पानी को सही तरीके से संचित नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि गर्मियों के दिनों में देश के कई सारे इलाकों में जो है, कई सारे बड़े शहरों में जो है जल संकट का सामना उनको करना पड़ता है। तो पहला कथन तो यहाँ पर सही है। दूसरा कथन क्या है, भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन इस संकट में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप देखोगे शहरों में, आप देखोगे कि जो बोरिंग वगैरह होती है उसका उपयोग धड़ल्ले से होता है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो भूजल संसाधन है वो धीरे धीरे क्या है, उसमें डिप्रेशन हो रहा है, वो काफी नीचे की ओर खिसक रहे हैं। और गर्मियों के दिनों में वो पूरी तरीके से आप देखोगे कि और उनके जो नीचे चले जाते हैं, या फिर कई सारे जो जलाशय हैं वो सूख जाते हैं, कुएं सूख जाते हैं, बहुत सारे जो बोरवेल है वो फेल हो जाते हैं। तो आप देखोगे कि जो जिस तरीके से जो जल संसाधन है उसका जो हम अत्यधिक दोहन करते हैं उसका असर अब दिखना शुरू हो रहा है। क्योंकि शहरों में तो एक कंक्रीट के जंगल, आप देखोगे कि जो वर्षा का पानी वो बह करके नालियों से बह जाता है, ना तो आप उसको संचयित कर रहे हैं, ना ही जो है आप उनको जमीन के अंदर पहुंचाने के लिए जो कार्य करना चाहिए था वो कर रहे हैं। तो रिचार्ज नहीं हो पाता है आपका क्या, भूजल संसाधन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कथन भी क्या है, पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, तटीय क्षेत्रों में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए अलवणीकरण एक व्यवहार समाधान है। देखिए बात हो रही है किसकी, तटीय क्षेत्रों की। भारत का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर जो बचे हुए शहर हैं, तो अलवणीकरण का मतलब क्या है कि जो समुद्र है वहां से आप पानी को इकट्ठा कीजिए, उसमें जो सॉल्ट है उसको आप क्या कीजिए, हटा दीजिए। सॉल्ट को हट जाने के बाद क्या होगा, वो पानी आपके लिए उपयोगी हो जाएगा, पीने योग्य हो जाएगा, तो आप उसके काम कर सकते हैं।
तो उसी को बोला जा रहा है कि अलवणीकरण एक व्यवहार समाधान है। तो हम इस चीज़ों पर आगे बढ़ सकते हैं, खास करके जो तटीय इलाके हैं भारत के उस ओर। यहाँ पर तीसरा कथन भी क्या है आपका सही ही है, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या है सही है, कथन सही है। तो इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आया है, अ पॉसिबल सोल्यूशन फॉर बेंगलुरु वाटर क्राइसिस। तो ये इसी में इन सभी चीजों की क्या हो गई है चर्चा हो गई है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं। पहला कथन क्या है, परासूक्ष्मकण यानी कि नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं मानव निर्मित तो होते ही हैं, लेकिन प्रकृति में भी इनका क्या है अपना अस्तित्व है। आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने जो नैनो पार्टिकल्स के कुछ टाइप्स दिए गए हैं, आप देखोगे यहाँ पर ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स की चर्चा की गई है। तो जरूर यहाँ पर ये कथन क्या है आपका गलत है। देख लेते हैं। तो ये कथन गलत है, यानी कि ए हटा सी हटा। देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्मकण प्रसाधन सामग्री यानी कि कॉस्मेटिक के निर्माण में काम आते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो नैनो पार्टिकल्स है उसका उपयोग जो है कॉस्मेटिक को बनाने में किया जाता है। दूसरा कथन तो यहाँ पर क्या है सही है, दूसरा कथन सही है। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसे भी ऑप्शन नंबर बी हट रहा है और डी इसका आंसर आ रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्मकण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित हैं। तो ये जो नैनो पार्टिकल्स है ना वो हमारे शरीर के लिए तो हानिकारक हैं ही, अनेकों तरह की बीमारियां ये हमारे शरीर में जाकर के क्या करते हैं पैदा करते हैं। तो ये कथन भी क्या है आपका सही, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तो यहाँ पर पहले ही हमें मिल चुका था, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तीसरा कथन क्या है यहाँ पर सही है। तो थोड़ा सा एग्जाम में ना अगर एलिमिनेट हो पाते हैं तो एलिमिनेशन मेथड का भी उपयोग कीजिए, जिससे कि आपका आंसर जो है सटीक हो जाए, सही हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के तथ्य को, और आज के तथ्य में हम चर्चा करेंगे जीरो फूड के ऊपर। अब इसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है हर पेपर में आपको आज को मिल जाएगा। द हिंदू से लेकर के, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर के, इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट टर्न्स स्पॉटलाइट ऑन इंडियाज जीरो फूड चिल्ड्रन। अब आपको समझना होगा आखिर ये जीरो फूड चिल्ड्रन है क्या। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, खास करके 6 महीने से लेकर के 23 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको पोषण मिलना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर हम जीरो फूड की बात करें तो जीरो फूड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा, यहाँ पर क्या है 6 से 23 महीने के जो बच्चे हैं, अगर उन्होंने 24 घंटे में कोई दूध यानी कि मिल्क या फिर सॉलिड या सेमी सॉलिड भोजन उनको नहीं मिला है, उसे हम क्या बोल सकते हैं कि वो बच्चा किसका शिकार है, जीरो फूड का शिकार है। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र क्या है 6 महीने से लेकर के 23 महीने तक की है और उन्हें मान लीजिए 24 घंटे एक दिन में दूध या फिर कोई सॉलिड या फिर कोई सेमी सॉलिड भोजन नहीं मिला है, तो हम कहते हैं कि वो जीरो फूड का शिकार है। कहने का मतलब ये है कि ये वो उन बच्चों को जो है सही तरीके से पोषण नहीं मिल रहा है। जो हम बात करते हैं जीरो फूड का, तो इसका मतलब ये होता है कि जिन बच्चों को 24 घंटों के पिछले 24 घंटों में जरूरी कैलोरी के हिसाब से पौष्टिक आहार नहीं मिला है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो फूड। तो वैसे बच्चे हमारे देश में जिन्हें खास करके 6 से 24 महीने के 23 महीने के बच्चे जिन्हें जो है पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, उसको लेकर के यहाँ पर क्या है एक तरीके से चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो ऐसे बच्चों की जो संख्या है वो काफ़ी बताई गई है। और देखिए जो गरीब देश है ना, उनमें भी अगर हम देखें तो हम तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। तो लगभग 92 जो लोअर इनकम और जो मिडिल इनकम कंट्रीज है उनमें जो सर्वे किया गया उसमें क्या कहा गया कि भारत जो है पूरी दुनिया में इस मामले में क्या है प्रतिशत के हिसाब से देखें तो तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है, तो ग्वेना और फिर माली, और उसके बाद हमारा क्या है आंसर यहाँ पर हमारा स्थान आ रहा है तीसरे नंबर पर, यानी कि 19.3% जो बच्चे हैं
6 से 23 महीने के, वे जो है जीरो फूड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आ रहे हैं। ये बहुत संख्या बड़ी है। संख्या के हिसाब से देखें तो हम नंबर 1 पर हैं, प्रतिशत के हिसाब से हम नंबर 3 पर हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये टेबल है, इसको आप देख सकते हैं। वियना, माली के बाद क्या है, इंडिया है, और NFHS का जो सर्वे हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर ये बताया गया है। उसके बाद आप देखोगे कि वो देश है जो काफ़ी गरीब है ना, काफ़ी गरीब है। पाकिस्तान भी हमसे क्या ऊपर है, बांग्लादेश भी क्या है, हमसे मतलब कि इस मामले में हमसे नीचे है, ऊपर नहीं हमसे नीचे है। मतलब उनका प्रदर्शन क्या है, अच्छा है ये चीज़ें। तो आप देखोगे कि अगर हम देखें यहाँ पर तो इसमें यही कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 28.4%, 6 से 23 महीने के बच्चे, बिहार में 14.2%, महाराष्ट्र में 7.1%, राजस्थान में 6.5% और मध्य प्रदेश में 6%। ये यहाँ पर जो है इंडिया में जितने भी जीरो फूड चिल्ड्रन पाए जाते हैं उसका 2/3 जो है इन्हीं स्टेट में क्या करता है, निवास करता है। तो पूरी की पूरी जो हिंदी पट्टी है वो यहाँ पर इस मामले में काफ़ी पीछे दिखाई देती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जीरो फूड चिल्ड्रन किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन को आपको ध्यान रखना है। भारत का स्थान क्या है वो याद रखना है, और किन कारणों से जो है हुआ है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो रैपिड अर्बनाइजेशन है इज द फ्यूलिंग माल न्यूट्रिशन इन द कंट्री। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि जिस तरीके से शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है वो इसके पीछे का एक कारण हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का तथ्य है, उसको जरूर आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस को आपको जरूर रिवाइज करना है। जुड़े हुए न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक को यहाँ से जोड़ करके देखिए कि हाँ किस टॉपिक से, किस GS पेपर से जुड़ रहा है और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तब ये ज़्यादा आपको फायदा करेगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, अपने कमेंट हमें दें, और अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल के ऊपर आए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो मैंने शुरू में आपको सूचना दी है वर्कशॉप को लेकर के, उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।